हेलो बच्चों, बोलो भाई कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है तुम्हारी। और ये मुझे बताना कि कौन कौन से बच्चे तुम रेगुलर वीडियो देख रहे हो। जैसे दो बच्चियों के नाम मैंने कल लिए थे, एक दो के इधर उधर स्किप हो गए थे तो बुरा भी लग गया होगा। तो देख लेना, मुझे बताना कि कौन कौन से बच्चे क्लास ले रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास ले रहे हो ना तुम लोग, उनका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप या जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम केमिस्ट्री स्प्राउट्स के नाम से ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। तो जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना तुम्हारे कम्युनिटी वाले पोस्ट में, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एक दिन के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन सारे आपको उस वीडियो में, मतलब जो यूट्यूब है वो, सॉरी, जो टेलीग्राम है वहाँ पे आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो रोज के आप 20-20 या 30-30 क्वेश्चन कर लोगे तो जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन या जो अबे वाले क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, वो तुम्हारे कहीं गलत नहीं होने वाले, ठीक है। और जो अपने चैप्टर्स हो गए ना, उन्हीं में से डालूंगी। आज ऑलमोस्ट एल्कोहल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, इथर इथर इसमें से बचेगा। तो एल्कोहल फिनोल आज अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बता देना, मैं उन्हीं को ऐड कर लूँगी या फिर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें नीचे जाके और फिर वहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। या केमिस्ट्री स्प्राउट्स के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। जिनको नहीं मिले वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं दे दूँगी, ठीक है। अब देखो, कल अपन ने पढ़ लिया था कि एल्कोहल की रिएक्शंस तक शायद अपन ने पढ़ा था। तो आज अपन देखेंगे कि अपन को कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे मैंने दो बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि ये दो बॉन्ड होते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैंने कहा था या तो बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है या बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन में, माना इसको ये नंबर 1 दे देती हूँ, इसको नंबर 2 दे देती हूँ, तो एक नंबर वाली सिचुएशन में तो क्या होगा कि अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटे तो अपने पास जो मिलेगा वो यहाँ तो आ जाएगा माइनस, और जो बचेगा वो क्या बनेगा, H+। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल या बोल सकते हैं, या नाभिक स्नेही बोल सकते हैं। तो ये नाभिक स्नेही की तरह रिएक्ट करेगा या अटैक करेगा। दूसरा अपन बोल सकते हैं, दूसरी कंडीशन में अपन क्या लेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये माइनस लेके निकलेगा और ये अपने पास क्या बन जाएगा, C+। और इसी को ही मैं क्या बोल दूंगी, कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस हो जाएंगी। तो कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होगा और वो कौन कौन सी रिएक्शन देखेंगे, ये अपन देखेंगे जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का अपन डिसोसिएशन देखेंगे। और ये वाला अपन देखेंगे कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का डिसोसिएशन देखेंगे। तो यहाँ तो ये जो रिएक्ट करेगा वो किसकी तरह रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है तो ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात पल्ले पड़ गई होगी। अपन अब इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। तो पहली जो कैटेगरी होगी वो कौन सी कैटेगरी होगी कि कार्बन और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसके बॉन्ड के बीच, उनके बॉन्ड को अपन को क्या करना है, डिसोसिएट। और जो बॉन्ड वहां से डिसोसिएट होगा तब वो कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहला केस मैंने लिया कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन होंगी वो कौन कौन सी होंगी, इसमें पहले अपन देख सकते हैं कि पहली रिएक्शन होगी इसकी मेटल से, ठीक है। दूसरा, इसी से जो रिएक्शन भी नहीं है, इसी से कोई प्रॉपर्टी बताई जाएगी, तो वो अपन को बताई जाएगी एसिडिक नेचर वाली प्रॉपर्टी, जो अपन ने कल पढ़ी थी, ठीक है। कि एलिफेटिक वाले में 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और एलिफेटिक और एरोमेटिक में देखते हैं तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। और तीसरा जो अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे कि एस्ट्रिफिकेशन, इसका देखेंगे एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो देखो इसमें पहला जो अपन देखते हैं कि ये वाला कल अपन ने देख चुके हैं, और ये वाला आज मेटल और एस्ट्रिफिकेशन अपन इसमें देखेंगे। और ये तीनों ही रिएक्शन कौन सो करता है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो मेटल वाली में अपन देखने के लिए पहले आपको मेटल की प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। तो मेटल की देखो, यहाँ से तो अपने पास पता चल गया कि यहाँ पे कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो RO- अपन को मिलेगा। लेकिन जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को देना होता है। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे देंगी तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। जैसे सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है,
एल्यूमिनियम है, या फिर मैं मान लेती हूँ कि कॉपर है, जिंक है, ऐसे कोई भी मेटल्स है अपने पास, ठीक है। तो इसमें देखो सोडियम होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, +1 फॉर्म में आ जाता है, ये अपन ने कल ही देखा था, +2 फॉर्म में आ जाता है, एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में आ जाता है, कॉपर +2 में भी रहता है, +1 में भी रहता है, जिंक रहता है, वो किस में रहता है, +2 में रहता है। मतलब ओवरऑल अपन को क्या समझ में आया है, जो मेटल्स होती हैं वो खुद पे क्या कैरी करती है, प्लस, और ये अपने पास ये वाली चीज़ है। तो मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, पहली रिएक्शन में अपन देखते हैं। देखो ROH अगर मैं ले लूँ और इसकी रिएक्शन में करवा दूँ कि NaOH से रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पे होगा क्या, सिर्फ एक्सचेंज ही होगा, यहाँ से ये निकल जाएंगे दोनों, ठीक है। तो मानो -H2O निकल गया और अपने पास जो बना है RO, इस पे तो क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया ROH और इसकी रिएक्शन करवा दी एल्यूमिनियम से। अब आपको पता है एल्यूमिनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे OH थ्राइस ले लेते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम +3 में आएगा और इस पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो देखो +3 और RO- ये है, तो इसका तो जाएगा इसके पैरों में और इसका जाएगा इसके पैरों में। तो क्या बनेगा आपके पास, एल्यूमिनियम OR का होल थ्राइस। तो ये वाली चीज़ आपके पास बन जाएगी। जैसे मैं ऐसे ले लेती हूँ कि फिनोल के साथ, जैसे आपको ये फिनोल दे रखा है O और ये H, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ NaOH से, तो क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। ये है और यहाँ पे O- Na+, ठीक है। तो मेटल्स में आपको कुछ नहीं करना, मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, और ये जो माइनस वाला था वो सेम एज इट इज ऐसे आके जुड़ जाएंगे। तो आपको कोई पूछेगा कि मेटल्स, अगर किसी एल्कोहल की आप मेटल से रिएक्शन करवाओगे तो वो कौन सी नेचर शो करता है या कौन से बॉन्ड का डिसोसिएशन करता है, तो वो एसिडिक नेचर शो करता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का डिसोसिएशन करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ मेटल्स इसके साथ जोड़नी है और आपको पता है कि प्लस किस पे है, माइनस किस पे और प्लस माइनस की रिएक्शन करवानी है, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब कल जो मैंने करवाया था एसिडिक नेचर का, उसका मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, तो आप मुझे करके बताएंगे। देखो इसका जो बनेगा ना वो एसिडिक नेचर वाला, ये कंप्लीट हो गया। एसिडिक नेचर का एक क्वेश्चन दे देती हूँ, तो आपके पास है, इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। हर एक बच्चा जो वीडियो देखता है वो इसका आंसर बताएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ NO2, एक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे NO2 और एक होगा NH2 और एक यहाँ पे NH2, ठीक है। तो मैं दे देती हूँ इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। तो आपको जो बताना है वो मुझे बताना है एसिडिक नेचर की नेचर, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना और जो सबसे छोटा है या सबसे कम एसिडिक है उसको सबसे लास्ट में लिखना। तो ये वाला क्वेश्चन हर एक बच्चे को जवाब देना है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल पिद्दी सा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखो आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी क्या, अगर मैं बोलूँ कि एसिड है तो ये हो गया एसिड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एसाइल क्लोराइड है या एल्काइल क्लोराइड, सॉरी एसाइल क्लोराइड बना देती हूँ, ये CH3 और ये Cl हो गया। दूसरा अगर मैं बताऊँ कि एनहाइड्राइड है तो ये हो गया एनहाइड्राइड। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा होगा कि इसको कहते हैं एसिड, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड और इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊं C2H5
OH से, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसके ऊपर देखो, इधर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर माइनस आ रहा है और इस पर क्या आ रहा है, प्लस। तो ये जाके इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये फ्री हो जाएगा और यहाँ से ये फ्री हो जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकलेगा। और देखो बनेगा क्या, R बनाओ, फिर क्या बनाओ, C बनाओ, डबल बॉन्ड O, और इसके आगे ऑक्सीजन ने इससे रिएक्ट करा है और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, C2H5। तो देखो ये क्या बन गया है, एस्टर। तो इसी को आप क्या बोल दोगे, एस्ट्रिफिकेशन। अब देखो इसमें देखो सेम चीज ये करो, C2H5OH, तो ये वाला लोन पेयर है, अटैक करेगा इस पे, यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से ये निकलेगा। देखो क्या बना है, यहाँ से बनाना शुरू करो, एज इट इज लिखते जाया करो, सब हो जाएगा। इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है, इससे अटैक कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, और इस पे कौन जुड़ा हुआ है, C2H5। तो ये भी क्या बन गया, एस्टर ही बन गया, ठीक है। तीसरा देखो मैंने वही लिखा, C2H5OH। तो इस पे जो लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे इस पे और ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, सेम ही चीज़ है ये। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से बनाते जाओ, पहले बनाओ CH3, इसके बाद में कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ये सारा बाहर निकल गया, इसको छोड़ो। इससे कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, C2H5। तो ये भी क्या बन गया, एस्टर। तो एस्ट्रिफिकेशन में बनाना तुमको क्या है, एस्टर, और बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो CH3 है, CH3 से कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, इससे कौन जुड़ा हुआ है O, और इससे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो एसिड बाहर निकलेगा और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, एस्टर, ठीक है। तो तीन रिएक्शन, कौन कौन सी तीन रिएक्शन, मेटल से रिएक्शन करवाओ, एसिडिक नेचर बताओ और एस्ट्रिफिकेशन कराओ। ये तीनों ही क्या बताएंगी कि जो बॉन्ड है वो कहाँ से टूट रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से बॉन्ड टूट रहा है। अब देखो ये जो एस्ट्रिफिकेशन वाली रिएक्शन है ना, ये बहुत कॉमन सी रिएक्शन है और बहुत इजी पीजी सी है। इसमें तो क्या होता है कि हर कोई इसको बना लेता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो बहुत कम होती है, या ऐसा ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या बनाएं, अब देखो बनाने के लिए इसी का ही है, वो भी एग्जाम्पल एस्ट्रिफिकेशन का ही है, लेकिन जो एग्जाम में आने वाला है ना वो ये है, मैं आपको बता देती हूँ। या तो इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं सीधा, या फिर इसको पूछ लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। या फिर जो रिएक्शंस होती है ना जिसमें रिएक्टेंट दे देते हैं और कैटलिस्ट दे देते हैं और प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड बताओ। तो मैं जैसे सैलिसिलिक एसिड का नाम लूँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा, COOH, और इससे कौन जुड़ेगा, ये, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, सैलिसिलिक एसिड बोलोगे। फिर इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एनहाइड्राइड से, ठीक है। तो इसमें वही सेम रिएक्शन है जो अपन ने नीचे पढ़ी है। देखो एसिड की रिएक्शन होगी नहीं, अपन को एल्कोहल और एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवानी है, इसको सारे को भूल जाओ। तो यहाँ से जो लोन पेयर आएगा ना वो अटैक करेगा इस पे और ये एज इट इज बाहर निकलेगा, इसके साथ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो पहले जो निकल रहा है उसको देखो, देखो CH3 से कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से आगे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो एसिड बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, देखो ये बनाओ, इसको अपन ने छेड़ा ही नहीं है, ये एज इट इज आ गया। इसके आगे क्या आएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किस पे अटैक कर रहा है, C डबल बॉन्ड O पे, और ये किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। तो जो इसका नाम था वो था अम्ल या सैलिसिलिक एसिड, और जो इसका नाम बनेगा वो बनेगा एस्प्रिन, ठीक है। तो जो एस्प्रिन होते हैं ना इसके तीन काम होते हैं, एक तो ये होती है एनाल्जेसिक या एक एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, और एक होती है
तो देखो इसमें क्या होती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, पायरेटिक एंटी पायरेटिक होती है और एक एनाल्जेसिक होती है। 3 चीज़ लिखना है। एक तो जब स्वेलिंग आ जाती है ना, सूजन आ जाती है कहीं जगह पे, जैसे मधुमक्खी के काटने से, तो उसमें भी ये दवाई दी जाती है। बुखार में भी ये दवाई दी जाती है, मतलब टेबलेट दी जाती है, बुखार को ख़त्म कर देती है। ये वाली चीज़ें इसमें आपको लिखनी है। फिर आप देखोगे कि अपने पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रिएक्शन थी ना तीनों, वो अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अपन को रिएक्शन देखनी है कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का डिसोसिएशन अपन को करना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के डिसोसिएशन के लिए कौन कौन सी रिएक्शन होती है, उससे क्या बनता है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। देखो तो इसमें आप करोगे क्या, इसमें क्या होता है कि अपन को पढ़ना है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इस बार बॉन्ड को डिसोसिएट करना है यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे इजी वे होगा ना, जैसे इसको ये रिएक्ट करवाएगा एक बार HBr या HCl, और या H+ इसके साथ दे देगा, या फिर ये दे सकता है HCl या H+ भी दे सकता है, या ये केवल HCl भी दे सकता है। तो पहली रिएक्शन तो ये वाली हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन ये देगा कि जैसे दे दिया PCl3 दे दिया तुमको, ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन ये वाली हो जाएगी, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड दे देगा। तीसरी रिएक्शन जो ये दे देगा कि जैसे H3PO4 दे दिया, ठीक है, ये नहीं दिया तो H2SO4 दे दिया, कोई भी मिनरल एसिड दे दिया, और ये नहीं दिया तो CH3COOH एसिटिक एसिड भी ये दे सकता है। तीसरी ये हो गई, ठीक है। और रिएक्शन जो अपन पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से। तो पहली रिएक्शन में देखो, जैसे मेरे पास आया CH3CH2 और ये हो गया OH, ठीक है। अगर मैंने इसको HBr या HCl या कुछ भी दिया, तो जो HBr या HCl होता है ना, वो जैसे मैंने HCl लिखा तो ये H+Cl- होता है, ठीक है। ये जो H+ है उसको इसके लोन पेयर क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ना, वो कैसे बन जाएगी, CH3, इससे कौन जुड़ जाएगा, CH2, और इससे कौन जुड़ जाएगा, OH2, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, कौन सा प्लस, H+ का जो प्लस था वो आ जाएगा। अब ये क्या होगा, OH2 है मतलब पानी है, ये स्टेबल है, तो ये बाहर निकल जाएगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर आएगी वो क्या बनेगी, CH3 CH2, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखो जो मिक्सर अपन ने लिया उसमें और क्या बचा हुआ है, Cl- बचा हुआ है। तो ये जो Cl- है वो इस प्लस पे अटैक करेगा, और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CH2 और क्या बन जाएगा, Cl, ठीक है। तो समझ में आया। अगर आपको एल्कोहल के साथ कोई भी एसिड दे दे तो आपको ऐसे रिएक्शन करवानी है, ठीक है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट जो 1 नंबर में आपको पूछ सकता है वो है लुकास रिएजेंट या लुकास टेस्ट, ठीक है। तो जो लुकास रिएजेंट होता है ना, वो क्या होता है, HCl के साथ लेते हैं ZnCl2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है या 2 डिग्री एल्कोहल होता है या जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है ना, उसको ये डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है कौन, लुकास रिएजेंट। और ये क्या करता है, जो 3 डिग्री होता है ना, उसके साथ 3 डिग्री में अगर ये वाला डालेंगे तो क्या होगा, सफ़ेद, मतलब धुंधला हो जाएगा वो, या इसको अपन कह देंगे धुंधला कलर का जो प्रोडक्ट था वो आपका हो जाएगा। इसमें मतलब तुरंत डालते ही अगर धुंधला या वाइट कलर दे दे तब तो वो कौन सा है, 3 डिग्री, डालने के थोड़ी बाद दे तो कौन सा है, 2 डिग्री। और अगर ये धुंधला कलर या वाइट कलर दे ही ना, जो था वैसा का वैसा रह जाए, तो फिर वो कौन सा है, 1 डिग्री। तो आपको क्या समझ में आया,
अगर मैं HCl या HBr या H+ वाला सोर्स लेके ये वाली रिएक्शन करवाती हूँ तो आपको ऐसे जाना है। और ल्यूकास टेस्ट आपको 1 नंबर में याद रखना है। ल्यूकास रिएजेंट पूछ सकता है या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में ऐसे पूछ सकता है कि डालते ही अगर उसने सफ़ेद कलर या धुआं दे दिया तो वो क्या होगा, तो वो होगा 3 डिग्री। और इसमें डालने के बाद दिया ही नहीं तो वो क्या होता है 1 डिग्री। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली रिएक्शन अपनी हो गई कंप्लीट। अब अपन देखते हैं दूसरी रिएक्शन। तो दूसरी रिएक्शन में देखो, दूसरी रिएक्शन अगर आप PCl3 से करवाओगे तो जैसे PCl Cl और Cl, और इसके पास यहाँ पे क्या रहते हैं, खाली कक्षक या वेकेंट ऑर्बिटल रहते हैं। जैसे वेकेंट ऑर्बिटल दिखता है ये लोन पेयर इसमें क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट कर देता है। तो देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा CH3 CH2, और ये जैसे इसको देगा इधर से ये निकल जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा P, और ये हो जाएगा Cl और ये Cl। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो इसमें क्या होगा, ये वाला फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जहाँ भी होगा ये इसको लेके ही इसके साथ निकलेगा। और जो Cl- के रूप में निकला है वो ये यहाँ से बॉन्ड को लेके निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये इस पे जैसे अटैक करेगा अपने पास वापस अपन को क्या मिल जाएगा, CH2 और Cl। ठीक है, तो ये वाला इसको मतलब कार्बन और फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि जहाँ भी फास्फोरस दे दे और कार्बन आपको दिया हुआ हो तो फास्फोरस दे दे और अगर ऑक्सीजन हो उसमें तो ऑक्सीजन उसी के साथ फास्फोरस के साथ निकल जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और अपने पास ये वाला हैलाइड आपको मिल जाएगा। अब आप तीसरी रिएक्शन देखते हैं। तो आपके पास जो पहली रिएक्शन थी उसमें और तीसरी रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे करोगे कि उसमें देखो, उसमें तो अपने पास कोई अटैकिंग भी था लेकिन इसमें अटैकिंग नहीं होता है। ये जितने भी मैंने दे रखे हैं ना ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ है H+ के सोर्स, मतलब ये रिएक्शन में आपको क्या देंगे, H+। तो देखो अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि CH3 CH2 CH2 और OH ऐसे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इनमें से कोई सा भी दे दे, ये दे दे भले, ये दे दे भले, ये दे दे, या कुछ भी नहीं दे और H+ दे दे। ठीक है, तो आपको सेम करना है कि ये इसके साथ पकड़ेगा और आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये OH2 बन जाएगा और OH2 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बाहर निकलने को कुछ भी नहीं है तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा। देखो इसी का जो हाइड्रोजन है, क्योंकि H+ अपन ने लिया है तो वापस H+ उसको देना पड़ेगा, पानी तो कभी H+ छोड़ेगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये वाला H+ के रूप में बाहर निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देखो जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास बन जाएगी एल्कीन। ठीक है, और अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि देखो CH3 CH3 और फिर आ गया कि OH यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH2 और CH3, तो यहाँ पे OH दे रखा है और वैसे ही H+ दे दिया तो H+ को क्या करेगा, ये वाला पकड़ेगा, फिर ये किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, OH2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और जो ये बनेगा वो ऐसे बनेगा CH3 CH कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, और इससे आगे कौन जुड़ा हुआ है, CH2, और इससे आगे कौन जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो सोर्स हो जाते हैं या दो पाथवे हो जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे होता है कि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा ना, ये वाला हाइड्रोजन ये यहाँ शिफ्ट होगा
पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देखो मैं पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जाती हूँ। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर अपन गए तो अपने पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और CH3। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बना। अब मैं देखती हूँ कि दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को प्रोडक्ट बनाना है ये 3। अब दूसरी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, ये इधर आएगा और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये है दूसरी कंडीशन। तो उसमें देखो क्या बनेगा, CH3, फिर ये CH, फिर डबल बॉन्ड और फिर क्या आ जाएगा CH और इससे जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा CH3। अब दोनों बन सकते हैं, इधर वाला हाइड्रोजन लिया तो ये बना, इधर वाला हाइड्रोजन लिया तो ये बना। तो प्रोडक्ट ये मेजर बनेगा या ये मेजर बनेगा, तो उसके लिए आपको देखना आना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो जो दोनों एल्किल, देखो ये एल्किन जो डबल बॉन्ड होते हैं वो 2 कार्बन से जुड़े होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड जो है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो क्या होता है अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये तो दोनों एल्कीन के हो गए और इससे जुड़ा हुआ कार्बन एक ही है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन 2 है, तो ये हो जाएंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसी सिचुएशन अगर इसमें जाए तो ये हो गई एल्कीन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इसी से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो 3 तो इसके और 3 इसके, तो 6 क्या हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल बनेगा, तो इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो मेजर और माइनर बताने भी आपको आने चाहिए। तो तीसरी रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। अब अपन देखते हैं चौथी रिएक्शन। चौथी रिएक्शन में क्या करोगे, देखो ये जो मेजर और माइनर मैंने बनाया ना, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, ये मुझे आप कमेंट में इसका IUPAC नाम बता के बता देना कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले इनको मिटाई देती हूँ। देखो मेरे पास है यहाँ पे मैंने OH दे रखा है और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वो आप बताओगे, और मैंने दे रखा है यहाँ पे H+। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नाम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन। ये चैलेंज क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही नाम बताता है। ठीक है, सबसे सही पढ़ रहा है अगर वो इसका सही नाम बताएगा, भले ही आप किसी से पूछ के बताओ, भले ही आप कितनी मेहनत करके बताओ, वो सारा डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, अब अपन ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो देखो नॉर्मल क्या होता है कि मेरे पास कोई एल्कोहल है ROH है। ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँगी, नॉर्मल कंडीशन में करूँगी, तो ये बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसका वापस ऑक्सीडेशन करूंगी तो ये मेरे को देगा RC डबल बॉन्ड O और OH। ये याद रखना है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या देगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या दे देगा एसिड। अगर मेरे पास हुआ 2 डिग्री एल्कोहल हुआ मेरे पास, और मैंने इसका क्या कर दिया ऑक्सीडेशन किया, तो 2 डिग्री से मेरे को क्या मिलेगा कीटोन। 1 डिग्री से मेरे को क्या मिल रहा था एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से मेरे को क्या मिलेगा कीटोन, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि देखो इसका जो ऑक्सीडेशन होता है ना, इनका ऑक्सीडेशन करने के लिए काम में आता है, उसको अपन कहते हैं, जो मैं ऑक्सीडेशन लिख रही हूँ ना, वहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो
सॉरी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और यहाँ भी जैसे ये हो गया CrO3 और ये भी हो गया CrO3, तो ये इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। लेकिन जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है ना, उसका बेस्ट ऑक्सीडेशन मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट मिले, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए अपन को जो काम में लेते हैं वो ये लेते हैं। जैसे मेरे पास हो गया CH3 CH2 CH, किताब का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा CH CH2 और OH, माना ये मुझे दे रखा है, तो मैं इसके ऊपर अगर PCC लूँगी, पिरिडीनियम ट्राइक्रोमेट, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इससे ये वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सबसे अच्छी अमाउंट इसी से मिलेगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये हो गया CHO, ठीक है। ये वाली देख लेना, एक आधा ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो कार्बन ही ज़्यादा हो गया, ये आ जाएगा CHO, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, फिर आपको पूछ सकता है कि पिरिडीनियम ट्राइक्रोमेट किसके ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है, तो आपको करना है 1 डिग्री के लिए, या फिर आपको पूछे कि ये किस किस से मिलके बना होता है, तो ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड आता है, एक इसमें HCl आता है, और एक इसमें क्या आता है, पिरिडीन आता है। ये है पिरिडीन की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो PCC 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, CrO3 HCl और ये 1 डिग्री का एल्कोहल करो ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड, 2 डिग्री का करोगे तो कीटोन, ठीक है। फिर एक होता है ये माइल्ड ऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब मंद ऑक्सीकारक होते हैं ये। तीसरी एक रिएक्शन और दे रखी है, वो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, उसमें आपको क्या करना है, और इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अगर आप 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करने जाओगे ना, तो उसमें ना तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ना आपको कीटोन मिलेगा, ना आपको एसिड मिलेगा, और आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। देखो मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, एल्कीन बनानी है किससे, 3 डिग्री से, याद कर लो बार बार, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से ही हो, लेकिन 1 डिग्री KMnO4 नहीं लेना है, वो भी कंसंट्रेट KMnO4 नहीं लेना है, क्योंकि KMnO4 तो क्या करता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देता है। बाकी आप देखो 1 डिग्री एल्कोहल अगर लोगे तो एल्डिहाइड बना लो, 2 डिग्री अगर लोगे तो क्या बना लो, कीटोन बना लो, और 3 डिग्री लोगे तो क्या बना दो, एल्कीन बना दो। अब देखो ये कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 OH, फिर मैंने लिया CH3 CH3 और एक ले लिया OH, फिर मैंने लिया CH3 CH3, यहाँ भी ले लिया CH3 और ये ले लिया OH। तो मैंने लिया ये 1 डिग्री, ये लिया 2 डिग्री और ये लिया 3 डिग्री। फिर इनको सेम ही लेना है, 573 केल्विन लेना है, और इसको लेना है कॉपर की प्रेजेंस में। फिर ये लेना है 573 केल्विन लेना है, और किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में। यहाँ भी 573 केल्विन लेना है, और किसकी प्रेजेंस में लेना है, कॉपर की प्रेजेंस में। देखो तो ऑक्सीडेशन करवाना है, ऑक्सीडेशन में इसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा, CH3 CH2 सॉरी CHO, फिर इसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, और 3 डिग्री से एल्कीन, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, CH3, ये OH बाहर निकल जाएगा, ये कार्बन है, ये CH3 है, और ये क्या है, CH3 है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, इसका करवा दो भले इसका करवा दो, सेम ही बनेगा, और आपके पास जो बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा CH3। तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बना दो, 2 डिग्री से कीटोन बना दो, और 3 डिग्री से क्या बना दो, एल्कीन। ये वाली प्रोसेस छोड़ो, इसमें कार्बोकेटाइन बनता ही है। ये वाली चीज़ देख लो, एल्कीन बनेगी डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप मुझे बताओ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का डिसोसिएशन अपन ने किया है, तो पहली रिएक्शन किससे करवाई थी, HCl या HBr से, और इसमें पहले फिर मैंने बताया था लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट होता था ZnCl2 और HCl। दूसरा मैंने रिएक्शन करवाई थी, वो किससे करवाई थी, दूसरी मैंने करवाई थी PS3 से करवाई थी,
ठीक है, उसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और वो बाहर निकल जाता है। तीसरी जो मैंने रिएक्शन करवाई थी उसको आप कहते हो कि मैंने डिहाइड्रेशन करवा दिया, तो मतलब पानी बाहर निकाल दिया, तो इसमें क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी वाला, और ये एक क्वेश्चन भी दे दिया। फिर चौथा क्या करवाया, ऑक्सीडेशन। तो ये चारों रिएक्शन किसको बताती है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को डिसोसिएशन बताती है। ठीक है, अब अपन नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे। अपन कार्बन ऑक्सीजन का पढ़ लिया, अब अपन फिनोल की रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो फिनोल की रिएक्शंस पढ़ने के लिए पहले का जो चैप्टर था ना एनिलीन वाला, वो अगर आपने क्लास ले रखी है तो आज आपके लिए बहुत ही इजी सा बन जाएगा ये। देखो, फिनोल की अपन ने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो पढ़ी थी। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अपन को क्या पता चला था, तो जो माइनस चार्ज है वो कहाँ बढ़ता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पड़ता है। तो इसमें अपन क्या कर रहे थे, जैसे देखो अपन ने फिनोल की रिएक्शन करनी है, ये है फिनोल, इसकी रिएक्शन करनी है। अपन को पता है या तो माइनस यहाँ बढ़ा है या यहाँ बढ़ा है या यहाँ बढ़ा है। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा, नहीं आता है तो पहले की रिएक्शन जाके देख लो। फिर इसमें मैंने क्या कर रखा है, पहला तुम इसका कराओ ब्रोमिनेशन, ब्रोमीनीकरण, ठीक है। दूसरा तुम इसका कराओ नाइट्रेशन, और तीसरा सिंपल सा था उसको आप क्या करोगे, सल्फोनेशन, ठीक है। ये तीनों करवाने के लिए इससे पहले देखो अपन एनिलीन पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि अपने पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। नाइट्रेशन करवा रहे थे तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल रहा था, मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा था और पैरा प्रोडक्ट भी मिल रहा था। ब्रोमिनेशन में कर रहे थे तो अपन को क्या मिल रहा था, 2 पे 4 पे 6 पे तीनों पे, मतलब दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे अपने ब्रोमीन जुड़े जा रहा था। फिर अपन को इसको दूर करने के लिए क्या किया था वो आपको याद होना चाहिए, एनहाइड्राइड को रिएक्शन करवाई थी पिरिडीन की प्रेजेंस में, और एक सल्फोनेशन था जिससे आपको ज्विटराइन बना था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी इसमें एक चीज है कि आपको प्रोटिक सॉल्वेंट और एक एप्रोटिक सॉल्वेंट पता होना चाहिए। यह आप जब SN1 और SN2 पढ़ोगे ना, जब भी काम में आएगा। तो प्रोटिक, देखो इसका सिंपल सा चीज है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता ना तो आप हिंदी पढ़ते हो, अभी 12th के बच्चे हो, संधि विच्छेद कर दिया करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये इनको तोड़ दिया करो या थोड़ा सा इस पर सोचा करो। देखो नॉर्मली प्रोटॉन जानते हो, सब जानते हो तुम प्रोटॉन क्या होता है। तो देखो हाइड्रोजन जो होता है, पहले मुझे बताओ इसमें कितने तो न्यूट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं। तो ये बताने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो जो प्रोटॉन होता है वो इसमें कितना होता है, 1, और जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट उतने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। लेकिन ये ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, क्योंकि एटॉमिक मास में अपन क्या करते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही तो जोड़ते हैं। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है, तो जितना नंबर है परमाणु क्रमांक है उतना ही परमाणु बाहर हो जाएगा। तो एटॉमिक मास भी इसका कितना हो जाएगा, 1। मतलब इसको तुम सिंपल प्रोटॉन बोल सकते हो, न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो H+ मतलब जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। न्यूट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, तो इसमें बचा क्या, प्रोटॉन। तो तुम इस हाइड्रोजन को H+ को क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको क्या समझ में आ गया, प्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन है, मतलब H+ है जो H+ देगा, और एप्रोटिक का ए मतलब नहीं है या जो नहीं देगा। तो प्रोटिक वाले में तो आपके पास जो आएगा वो मेनली आएगा H+ या H2O, और यहाँ पे एप्रोटिक में देखो DMSO आएगा, ये SN2 में आएगा। लेकिन एक और दे रखा है यहाँ पे, उसको आप देख लेना, CS2। अब जो CS2 होता है वो कैसा होता है, तो इसमें आप देखो जैसे CO2 होता है ना, तो CO2 सबको पता है, लाइनर लीनियर इसकी स्ट्रक्चर होती है, रेखीय संरचना होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो अगर इसकी स्ट्रक्चर आती भी नहीं है तो क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। तो 4 2 2
डबल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा। फिर आप सल्फर भी, ये भी ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर समझ में आ गई। तो दो चीज समझ में आनी चाहिए, प्रोटिक और एप्रोटिक। ये वाली चीज आपको प्रोटिक और एप्रोटिक समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, जहां पे मतलब जो प्रोटिक होगा ना, वो तो जो फिनोल होगा उसको और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा तो सारी पोजीशन पे जाके क्या जुड़ जाएगा, उसमें ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और ये क्या करेगा, जो पिरिडीन वाला काम कर रहा था ना, वो यहाँ कौन करेगा, CH2 करेगा। तो देखो, अगर H+ प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है तो जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, वो आपको 3 जगह पे जोड़नी है, ऑर्थो, पेरा, 2 ऑर्थो और 1 पेरा पे। और अगर CH2 आए तो एक ही जगह पे जोड़ना है, या तो ऑर्थो पे जोड़ लो, भले ही आप किस पे जोड़ लो, पेरा पे जोड़ लो। ये वाली चीज समझ में आई। तो देखो, पहली रिएक्शन में करवाती हूँ ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में आपको करना क्या है कि माना मैंने ये लिया फिनोल, फिनोल लिया, इसकी मैं रिएक्शन करवा दूं कि Br2 से मैंने इसकी रिएक्शन करवाई और मीडियम क्या ले लिया, CH2, मतलब एप्रोटिक ले लिया। एप्रोटिक लिया तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, भले ही ऑर्थो वाला बनाओ, भले ही पेरा वाला बनाओ। तो मैं पहले एक ऑर्थो वाला बना देती हूँ, ये OH, और यहाँ पे क्या लगा, Br। फिर मैं एक पेरा वाला बना देती हूँ, देखो ये हुआ OH और ये हुआ Br, ठीक है। अब मेजर माइनर की बात आ जाएगी कि मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा। तो इन दोनों के बीच में तो रिपल्सन लगेगा, तो ये तो बनेगा माइनर, और इन दोनों के बीच में कोई रिपल्सन नहीं है, तो ये कैसा बनेगा, मेजर। तो CH2 की बात समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ कि मेरे पास यही फिनोल है और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी H+ और H2O से, प्रोटिक वाले से करवा दी, तो मेरे पास क्या बनेगा, प्रोटिक वाला तो क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब तो इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, Br, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको 1 नंबर दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो क्या दोगे, 2 4 6, 2 4 6, क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, कितने, 3। तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो, और बचा हुआ को क्या कहते हैं, फिनोल। और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, इसको क्या बोलेंगे, पेराब्रोमोफिनोल, या 2 ब्रोमोफिनोल या 4 ब्रोमोफिनोल। तो ब्रोमिनेशन समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप देखते हो, अब आप देखो नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन में आप क्या करोगे, नाइट्रेशन तो बहुत अच्छा है यहाँ का, और नाइट्रेशन के क्वेश्चन भी जो बनता है ना, वो बहुत अच्छा बनता है। सल्फोनेशन का तो कोई मतलब नहीं है, H2SO4 से रिएक्शन करवाओ और SO3H जोड़ दो, सिंपल सा ही है। मैं सिर्फ बता देती हूँ नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन करवाने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये है, यहाँ पे मैंने लिखा, इसमें सिर्फ डाइल्यूट और कंसंट्रेट पे ध्यान देना। OH लिखा, अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लिख दूं, डाइल्यूट HNO3, और यहाँ पे लगा दूं H2SO4, और अगर मैं लिख दूं कंसंट्रेट HNO3 और यहाँ पे लगा दूं H2SO4, तो अगर आप डाइल्यूट लिखोगे ना तो ये वीक हो जाएगा, और वीक होगा ना तो ये एक ही पोजीशन पे जुड़ पाएगा, ठीक है। देखो OH हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, NO2, और यहाँ पे देखो, सॉरी, एक आप इस पे पेरा पे भी जोड़ सकते हो, ये OH हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, NO2, और इसमें क्या होगा, कंसंट्रेट हो गया, तो कंसंट्रेट तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे OH हो गया, और ये, और यहाँ पे NO2 हो गया, और यहाँ पे NO2 हो गया, और एक क्या हो गया, यहाँ पे NO2 हो गया। अब देखो, जो मैंने आपको आज क्वेश्चन करने को दिया ना, चैलेंज वाला, वो आपकी यहाँ हेल्प करेगा, देखना, इसको ध्यान से सुनना आपको। ये वाला जो है, इसमें देखो इसका नाम जो जनरली प्रेरणा ने जो पूछा था ना, वही वाला क्वेश्चन है ये। तो ये पिक्रिक एसिड है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, और इसका जो नाम है वो कैसा बनेगा, इसको 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 2 4 6
ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब जनरली तुम क्या देखोगे कि जो एसिड होते हैं ना, एसिड का नाम ही क्यों पड़ा है, क्योंकि वो एसिडिक ज़्यादा होते हैं बजाय किसके, फिनोल के। अगर आपको ऐसे आ जाए कि एक तो ये एसिड है, ठीक है, जैसे ROH और एक हो गया ROH, तो ये ज़्यादा एसिडिक है या ये ज़्यादा एसिडिक है, मतलब इजीली ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये देगा या ये देगा, तो ये देगा, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये निकलेगा, इस पे माइनस आ जाएगा, ये इधर रेजोनेंस में आ जाएगा, तो हाइड्रोजन H+ निकलने के बाद ये माइनस रेजोनेंस में या खींचने वाले ग्रुप जितने अच्छे होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला कम एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ देखो, तो एसिड ही ज़्यादा एसिडिक हो जाना चाहिए था फिनोल की बजाय, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे माइनस आता है और ये इधर, एक तो बेंजीन रिंग है जो रेजोनेंस में इस माइनस को काम में ले लेगी, फिर इधर भी खींचने वाला लिखा है, यहाँ भी माइनस खींचने वाला और ये भी खींचने वाला, तो ये किससे खींच रहा है, एक तो ये लगा रहा है -I और -I से भी ज़्यादा ये कौन सा लगा रहा है, -M, इधर से भी -M लगा रहा है और इधर से भी क्या लगा रखा है, -M। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिक्रिक एसिड होता है ना, ये होता तो फिनोल है, लेकिन ये क्या होता है, एसिड होते हैं जो, जैसे फॉर्मिक एसिड मैंने लिख दिया, तो ये फॉर्मिक एसिड से भी ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा एसिडिक होता है। ध्यान क्या रखना है, जो पिक्रिक एसिड है वो होता क्या है, फिनोल होता है, और जो फिनोल्स होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं, किससे, एसिड से। लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ये इसको प्रूफ भी कर रहा है कि इसके पास NO2 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इसको अम्लीयता इसकी ज़्यादा बढ़ा देंगे और ये क्या हो जाएगा, अम्लों से भी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप देखना, देखो ये वाले जो होते हैं इसमें क्या होता है कि ये जो NO2 होता है, यहाँ पे ये ऐसे जुड़े होते हैं NO2, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। अब देखो जो भी है FON, फोन से मैं इसको याद रखती हूँ, तो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ से जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये हाइड्रोजन इसमें फंस जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जो ये वाला है ये इससे लेस एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, इसका pKa वैल्यू होता है, pKa वैल्यू, तो pKa वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो कम एसिडिक होगा, तो ये हो जाएगा 7.2 और इसका होता है 7.1, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होता है और ये कम एसिडिक होता है। ठीक है, अब इसमें बॉन्डिंग देखो आप, ये तो हो गई एसिडिक की बात, अब आप इसकी बॉन्डिंग देखो, बॉन्डिंग में आप क्या देख पाओगे कि ये वाला इसने तो आपस में ही बॉन्डिंग कर ली और ये वाला कैसे बॉन्ड बनाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है और ये यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा, दूसरा एक फिनोल आएगा कोई, इसका यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे इसका नाइट्रोजन, ये वाला कंडीशन, क्योंकि यहाँ तो पास में है नहीं, यहाँ से घूम के इतनी दूर बॉन्ड बना नहीं सकता। तो देखो अपन टेस्ट ट्यूब में भी लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो लिया नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल तो लिए होंगे 150, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, तो इसमें आप कैसे करोगे कि इसकी जो बॉन्डिंग हो रही है ना उसको तो मैं नाम दूंगी इंट्रा मोलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में याद रख लेना, इंट्रा कहते हैं, इंट्रा मतलब एक के ही अंदर, और इसको जो अपन कहेंगे दो के अंदर तो इसको बोलेंगे इंटर, दो के बीच में बॉन्डिंग होगी उसको इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको क्या बोलोगे, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे 3-4 चीजें बता सकते हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट बताओ, ठीक है, एक विस्कोसिटी बताओ और एक मेरे को वेपर प्रेशर बताओ।
ठीक है, तो देखो तुम कैसे बताओगे। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अपन पहली बात। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि देखो जैसे ये है, ये है, ये है, या तुम बच्चे ही हो, चलो ऐसे छोड़ो, तुम खुद पे ले लो, तुम खुद ऐसे सारे ऐसे हाथ पकड़ के खड़े, एक बच्चा यहाँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसे एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हो, तो आपको कोई अलग करेगा, ठीक है, तो अलग करेगा तो पहले इधर वाले से हाथ छूटना चाहिए ना, तब इधर वाला खींचेगा तो तुम अलग हो सकते हो, ठीक है। तो आपको अलग करने के लिए पहले आपस में बॉन्ड टूटने चाहिए, या फिर तुम देखो ऐसे ही करके खड़े हो, खुद से खुद ही हाथ बांध के, जैसे ये खड़ा है, तो अकेले को तो आके धक्का दे दो, क्या तो इधर गिरोगे, क्या इधर गिरोगे, आगे देगा तो आगे गिरोगे, यही वाली सिचुएशन होगी। तो इसमें यही है कि आप टेम्परेचर दो, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर दोगे, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइल करोगे, उबालोगे, उबालना मतलब एक एक मॉलिक्यूल को अलग करोगे। तो ये तो अकेला ही मॉलिक्यूल पड़ा था, तो इसका तो आप बॉइल करोगे तो ये फटाफट क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपस में क्या हो रखी है, ऐसे सब में बॉन्डिंग हो रखी है, तो इसको बॉइल करना क्या है, मुश्किल। तो इसको ये तो कम ताप पे बॉईल हो जाएगा और ये ज़्यादा ताप पे बॉईल होने जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ ये है, जितनी ज़्यादा अच्छी आपस में बॉन्डिंग होगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका तो क्या होगा, कम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। ऑर्थो का कम होगा और पैरा का क्या होगा, ज़्यादा। अब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता, श्यानता का मतलब गाढ़ापन या चिपचिपापन, ठीक है। तो आप देखो कि जो चीज़ें मतलब जिसमें ज़्यादा बॉन्डिंग है, जो पास पास है वो पास पास होंगे तो वो थोड़े गाढ़े हो जाएंगे, और दूर दूर होंगे तो जैसे सॉलिड और लिक्विड और गैस मानो, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल तो पास पास होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो गैस तो देखो ये गैस ही है, लेकिन लिक्विड तो आपको दिखता है पानी, तो ज़्यादा गाढ़ा कौन होता है, पानी या गैस, पानी होता है, क्योंकि पानी में बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो श्यानता ज़्यादा किसकी होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा किसकी होगी, इसकी या इसकी, ये तो अकेला है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो श्यानता ज़्यादा होगी इसकी, और इसकी क्या हो जाएगी, कम। फिर देखते हैं अपन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब वाष्प दाब, तो जितना जल्दी उसका वाष्प बनेगा उतना ही वो वाष्प ज़्यादा बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प पे दाब भी। देखो सिंपल सा कंटेनर लो या पतीला ले लो, उसको आपने ढक दिया और आप नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो, तो कम टेम्परेचर पे ही वो ऊपर एक एक उबल के चले गए, और वो ऊपर उबल के चले गए तो वो वाष्प का उस पतीले के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है उस पर दाब भी ज़्यादा लगेगा। तो वाष्प दाब ज़्यादा किसका लगेगा, इसका लगेगा या इसका लगेगा, इसका लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी उबल रहा है। तो वाष्प दाब इसका ज़्यादा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, कम। और ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो एक तो आपकी जिंक डस्ट से रिएक्शन होनी बाकी है, दूसरी आपकी एक ऑक्सीडेशन कराना से डाइफिनॉल बनाना है, K2Cr2O7 से रिएक्शन करवानी है, और एक कोल्बे रिएक्शन और राइमर्टिमान। तो ये 4 रिएक्शन बाकी है फिनॉल की। और उसके बाद में आपका ईथर है, तो ईथर तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, आधे घंटे का टॉपिक है और वो रिएक्शन लगभग 15-20 मिनट में हो जाएंगी। तो कल वाले लेक्चर में ये वाला ख़त्म हो जाएगा, और कोशिश करूँगी मैं कि कल आपकी 2 वीडियो आ जाए, तो आपके कल आप ये आज ये वाला जितना पढ़ाया वो कंप्लीट कर लेना, फिर कल वाला साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में उसके क्वेश्चन अपन कर लेंगे। और अभी मैं लाइव क्लास भी तुम्हारी ले सकती हूँ, तो अगर आपको लाइव में पढ़ना है, या लाइव में ऐसे दे दूँगी कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे दूँगी, आप मुझे आंसर बताते रहना। तो ऐसे आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी मुझे बता देना, इसी में कमेंट कर देना कि लाइव क्लास लेनी हो तो अपन लाइव ले लेंगे। और ये आप तुम ध्यान रखो, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर और जितने ज़्यादा तुम इसको देखोगे उतना ही मैं आपको ज़्यादा एनर्जेटिकली या ज़्यादा लंबा पढ़ा पाऊँगी, या पूरा आपका सिलेबस करवा पाऊँगी, वरना फिर पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि तुम पढ़ तो रहे नहीं हो या शेयर भी नहीं कर रहे हो। तो तुमको क्या करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, सिंपल सी बात ये है। तुम्हारे जो घर वाले हैं उनके फ़ोन में सब्सक्राइब करो, दोस्तों के फ़ोन में सब्सक्राइब करो, भले रिलेटिव के फ़ोन में सब्सक्राइब करो, बट करो, ठीक है। थैंक यू।